जय हिंद। आज जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का, वो एक अलग सा युद्ध का भरमार दिख रहा है। तो अभी हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के हालिया में जो युद्ध चल रहे हैं। इस युद्ध का सुराग जो है वो 2014 में शुरुआत होती है। रूस और यूक्रेन, रूस को यूक्रेन देखना नहीं चाहता, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो है रूस को पीछा करने के लिए अनेक प्रकार के साजिश रचते हैं। ये है रूस, और रूस के साथ जो खेल हो रहा है वर्ल्ड वाइज पे देखा जाए तो वो अनेक प्रकार के रहस्यमय खेल आरंभ हो गई है और बहुत दिनों से युद्ध चल रही है। ठीक है, इसमें जो है कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, लेकिन सबका पर्पस क्या है कि रूस को हम बैकअप करें यूक्रेन के। क्योंकि रूस ने क्या किया कि 2014 में उस समय जो है यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने का उद्देश्य था कि पूरी, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो पूरी दुनिया जो है दो हिस्सा में बट गए थे, और उस हिस्सा में जब बटे तो कुछ देश जो था वो रशिया के साथ था और कुछ देश अमेरिका के साथ था। ठीक है, दोनों बीच में जो है सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया, दोनों आपस में हमेशा युद्ध लड़ते रहे। अब जो है रूस का सबसे बड़ा अवार्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, और इसके पीछे जो है जिस तरह भारत में सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है उसे भारत रत्न कहते हैं, उसी तरह जो है रूस में जो सम्मान दिया जाता है उसे ऑर्डर ऑफ सेंट्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्स एड्रेस होता है जो कि रूस के लोगों को मिलता है, और वो पुरस्कार उन लोगों को मिलता है जो बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, जो अच्छे लेवल से देश की सेवा करते हैं, सैन्य अधिकारियों को दिया जाता है। ठीक है, तो जो रूस को हेल्प करता है उसको दिया जाता है, या तो जो रूस के सैनिकों में, रूस के संगठनों में बेहतर परफॉर्म करता है उसको दिया जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रूस के साथ जो सहयोग और मैत्रेयी भाव जो रखते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक अनोखा है, और उस अनोखा चरित्र के कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल अवार्ड दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है अनेक देशों में देश के प्रधानमंत्री को लगभग 25 देशों में अवार्ड मिले हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के गौरव को काफी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह हालिया में जो है देश के प्रधानमंत्री जी को रूस के राष्ट्रपति जी व्लादिमीर पुतिन जी के साथ जो समझौता हुआ 6 परमाणु इंडस्ट्री लगाने के लिए, कि हमारे भारत में, क्योंकि आज जो है ना डे बाय डे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बिजली की खपत बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को आम जीवन को आसान बनाने के लिए ये जरूरी है। अगर ये जरूरत को ना पूरा किया गया तो हमारा देश बैकअप चला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि परमाणु जब भी बनता है और उसमें जो है यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। यूरेनियम जो है दुनिया का सबसे कीमती धातु है, जो कि बहुत ही कठिन तपस्या के बाद जो है यूरेनियम मिलता है, और यह जो है परमाणु न्यूक्लियर बम बनाने में, अनेक प्रकार के रफाल रडार बनाने में ये बहुत ही कीमती धातु है, इसी से ही बनता है। तो इसके लिए जो है समझौता हुआ, और रूस के प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, अब बात करते हैं, आज जो है पूरी दुनिया में जाल बिछा हुआ है बिजली का। सबको मालूम है कि बिजली की चारों तरफ जाल बिछी है। जिस तरह रेल की जाल पूरे भारत में, क्या पूरी दुनिया में है, उसी तरह जो है बिजली का भी जाल बिछा हुआ है। अगर मान लीजिए कि किसी भी शहर को किसी भी प्रकार के आपदा आती है, संकट आती है, और बिजली समाप्त हो जाती है या मशीनें खराब हो जाती है, तो कोई भी एक शहर डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए जो शिप डेवलप किया गया है वो परमाणु शिप है। इसमें जो है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया है कि अगर कोई शहर टूट जाता है तो बिजली की खपत से अनेक प्रकार की समस्या प्रकट होंगी। उस हालातों में ऐसा शिप डेवलप किया गया जो कि वैसे स्थानों पर जाकर के पूरे शहर को प्रकाशित कर सकते। जैसे हमारे मुजफ्फरपुर के लिए 150 यूनिट से 200 यूनिट का खर्च होता है बिजली का। ठीक है, उसी तरह पटना शहर की बात किया जाए तो 600 से 800 यूनिट खर्च होती है। और ये जो जहाज है, शिप है, इस जहाज की जो यूनिट है इसमें 800 यूनिट का जो है 800 यूनिट अकेला जो है ये सप्लाई करता है। तो अगर किसी शहर की
अचानक से बिजली खत्म हो जाती है, फ्यूल खत्म हो जाती है, तो उस समय सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस बस सीधे शिप को जो है वहां पर पहुंचा करके पूरे शहर में प्रकाशित किया जा सकता है और इस तरह से इस समस्या से दूर हो सकता है। उसके लिए क्रेन होता है। सबसे पहले ना इसमें क्रेन लगा होता है और क्रेन के माध्यम से तार को सीधे जो है जोड़ दिया जाता है और जैसे ही क्रेन को जोड़ा जाएगा, शिप जो है जिस शहर की ईंधन खत्म होती है या किसी भी प्रकार के टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो वो शहर में डायरेक्ट क्रेन की मदद से लगा दिया जाता है और पूरे शहर को प्रकाशित किया जा सकता है। तो इस बात के लेकर के यूक्रेन और रूस के युद्ध में उन्हें दोनों का समाधान भी निकाला गया और उसके अलावा जो है ये नई तकनीक का डेवलपमेंट के लिए चर्चा हुई। तो ये भी फाइनल है कि ये अब भारत के पास हो जाएगी और इसके लिए बेहतर परफॉर्म किया जा रहा है। रूस जो है यथासंभव प्रयास करता है। अब रूस जो है पुराना मित्र है, मित्र कम ही रखो लेकिन ऐसा मित्र रखो जो आपको साथ दे, संकट भरे दिनों में साथ दे। तो ये क्रेन की मदद से अगर बिजली की सप्लाई हो जाए तो पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे जो है प्रकाशित होगी। आज जो है ईंधन फ्यूल की अधिक से अधिक आवश्यकता है और इस मांग को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अधिक की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये शिप है, बाहर से इस तरह के लुक दिखेंगे लेकिन अंदर में इस तरह के लुक होंगे और इस तरह जो है किसी भी शहर में पहुंचाया जा सकता है और पूरे शहर को प्रकाशित किया जा सकता है। पूरे बिहार में जो है 1120 से लेकर 1300 के आसपास जो है फ्यूल की खर्च होती है। ठीक है, तो इस तरह रहा फ्यूल की खर्च। अब बात करते हैं, आज इसी बीच समझौता होते होते दो कोयले की ट्रेन आ गई और कोयले की भी चर्चा हुई कि आए दिन जो है ये अगर खत्म हो जाती है तो किस तरह होगा। अभी जो है यहाँ जो फ्यूल आती है इसके लिए जो है ईरान से होते हुए भारत के यहाँ पे जो है पहुँचता है और इस तरह रास्ते में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है तब जाकर के पहुँचता है। कहीं ना कहीं जो है अब उसके लिए एक पोर्ट का निर्माण किया गया जिसका नाम है वधवन पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि वधवन पोर्ट जो है कहीं ना कहीं इसके लिए एक और रास्ता है, ये सऊदी अरब से होते हुए जो है उज्बेकिस्तान, ठीक है, इस साइड से भी रास्ते को निकाला जा सकता है लेकिन ये रास्ते बहुत ही आसान है। इसके द्वारा हमारे देश में फ्यूल पहुंचेगी तो ऊर्जा का जो आज खपत है उस ऊर्जा का डिमांड पूरा किया जाए ताकि यहाँ जो श्रीलंका के एयरपोर्ट है इस एयरपोर्ट से यहाँ फ्यूल लाने में काफ़ी कॉस्ट खर्च होती है तो यहाँ से लाना नहीं पड़े। कहीं ना कहीं श्रीलंका से लाने में कॉस्ट ज़्यादा खर्च हो रही है तो डायरेक्ट अगर यहाँ से आ जाए। पहले क्या था कि अब ईरान से, अब यहाँ से क्या था कि इस रास्ते से आता था तो पहले यहाँ लाना पड़ता था क्योंकि बड़ा जहाज को रखने के लिए हमारे जो है भारत देश में वैसी एयरपोर्ट नहीं थी क्योंकि एयरपोर्ट का जो बंदरगाह होती है ना वो जल के अंदर होती है और उतना बड़ा जल का यहाँ पे जगह नहीं था इस एयरपोर्ट पे। तो इस एयरपोर्ट को भी बनाने के लिए बहुत ही हमारे देश के प्रधानमंत्री अनेक तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के समझौता कर रहे हैं जिससे विश्व में शांति हो और देश के साधन भरपूर हो ताकि किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो इस तरह से इस पे भी बहस हुई और इसकी भी एक रास्ता निकल रही है। अब बात करते हैं, रूस जो है हमारे देश को S-400 जो है हमारे देश को दे चुका है। ये एक ऐसा परमाणु हथियार है, ठीक है, जिसमें 600 दूरी को देखने की क्षमता होती है। इसमें राडार लगा होता है और राडार जो है 600 दूरी में कोई भी घटना होती है, कोई भी अटैक करता है, ठीक है, किसी भी प्रकार के एयर जैक होती है या एयरपोर्ट आता है हमला करने तो उसे तुरंत जो है उसे पता करके और एक बार में एक नहीं दो रॉकेट को छोड़ता है। कहीं अगर एक मिस भी कर गया तो दूसरा उसे उड़ा डालेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो बिल्ड किया जा रहा है और भारत के पास जो है 400 है और अभी जो फिलहाल प्रधानमंत्री जी गए थे तो वो चर्चा हुई और 500 अभी देने की चर्चा हुई है। ये दुनिया में अभी किसी के पास नहीं है, ये केवल रूस के पास है और रूस भारत को देने के लिए तैयार हो चुके हैं। और चाइना के पास जो है मात्र 300 है, S-300 है। भारत के पास कितना है बाबू? तो S-500 है। रूस के पास
अभी 400 है बाबू, अभी अभी 400 ही है, अभी 400 है, लेकिन रूस ने बात किया है S-500 की। ठीक है, तो अभी पूरी दुनिया में केवल केवल जो ये मिसाइल है रूस के पास है, किसी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर चाइना किसी अटैक करता है तो हमारे देश में वो 300 घुसेगा, तो भारत वाला पहले ही 400 घुस सकता है। ठीक है, 400 को मारेगा। इसलिए चाइना वाले ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोग सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि आप 300 अंदर आने की कोशिश करिएगा तो यहाँ 400 जाने की क्षमता विकसित हो चुका है। और 500 वाले वाला बताइए, तो 500 वाले से और डर जाइए, नहीं तो बहुत तबाह मचेगा। पाकिस्तान वाले आप लोग भी सुन जाइए। ठीक है, पाकिस्तानियों को तो एकदम सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है कहते नहीं है, ये अमेरिका उसको मदद करता है। अभी मालूम होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके पहले जो है एयर अटैक में अनेक प्रकार के पाकिस्तान को झटका पहुंचाया गया था, क्योंकि उन्होंने कई बार हमला किया था। इधर जो है पश्चिमी वेस्टर्न कंट्री जो है पाकिस्तान को मदद करता है, तो इधर से रूस भी भारत को मदद करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो अनेक प्रकार की अटैक होती है और उसमें कहीं ना कहीं देश को क्षतिग्रस्त ही पहुंचता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें जो चर्चा हुई एक और है S-57 जो कि फेलोन है। ठीक है, ये भी एक ऐसा ये ऐसा रफाल की तरह ही है, लेकिन ये खतरनाक है। जैसे कहते नहीं है कि गाड़ी अगर हमें जरूरत मोटरसाइकिल को हो, कार की हो, एरोप्लेन की हो, तो सबकी काम क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी तरह जो है परमाणु हथियारों में भी, ठीक है, एयर ट्रैक्ट में भी अलग अलग तकनीकों का अलग अलग काम होता है। जैसे जो काम मोटरसाइकिल कर सकता है वो बस नहीं कर सकता, वो ट्रेन नहीं कर सकता, सबकी काम अलग अलग होती है। उसी तरह जो है इसमें भी है S-57 का भी अलग काम है। तो ये सब जो है जिसकी जो जरूरत है वो जरूरत के अनुसार पूरा करना चाहिए, क्योंकि जिस काम को अगर आप बस से कर रहे हैं वो काम अगर आप मोटरसाइकिल से करने की कोशिश करें तो कभी नहीं होगा। उसी तरह लड़ाई की बात रहा, तो जहां लड़ाई में आपको बड़े बड़े तकनीक की आवश्यकता है, रफाल जैसे तकनीक, S-57 फेलोन की आवश्यकता है, वहां पे आप कोशिश करेंगे कि छोटे मोटे हथियारों से लड़ ले तो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जैसे चाइना के पास अभी देखे ना कि चाइना के पास अगर ये 300 है, S-300 है, तो वो 3 किलोमीटर ही घुस पाएगा, लेकिन भारत के पास S-400 है जो 400 किलोमीटर अंदर घुसेगा, 400 किलोमीटर अंदर जाकर मारेगा। अगर चाइना 300 किलोमीटर अंदर आएगा तो यहाँ एयर जैक जो है, ठीक है, एयर होस्टेज को तकनीकी प्रॉब्लम आने लगेगी और इशारा करेगा कि तुरंत एक्शन में आओ, तुरंत तैयार करेगा भारत के तकनीक को। ठीक है, अगर 500 की बात किया जाए, अगर चाइना होने 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर आ गए तो आप कहे या ना कहे ये खुद जाकर के लड़ लेगा, आपको लड़ने की जरूरत है ही नहीं। तो इस तरह से वो बहुत फास्टेज है, होस्टेज है। ठीक है, फास्टेज लड़ाई करेगा और कहीं ना कहीं ये जो है दुश्मन के लिए बहुत ही अच्छी हथियार है, दुश्मन को मार गिराने के लिए बहुत ही अच्छी तकनीक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब जो है रूस के जो प्रधानमंत्री है, तो 1914 की बात अगर किया जाए, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 14 से 18 तक, उसमें भी बहुत क्षति हुए थे। दूसरा युद्ध हुआ 39 से लेकर के, यानी 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें भी बहुत काफी नुकसान हुआ। और तीसरा युद्ध की बात किया जाए तो 1954 में शांति समझौता के द्वारा खत्म किया गया, लेकिन वो खत्म नहीं। आज भी हालिया में देखा जाए तो रूस, यूक्रेन, गाजा पट्टी, अनेक प्रकार के देश, इजरायली अनेक प्रकार के जो है समस्या को पैदा करते जा रहे हैं। लेकिन इजराइल एक बात है कि वो टेक्निकल भारत को हमेशा सपोर्ट करता है। ठीक है, वही रूस की बात किया जाए तो वो परमाणु हथियारों में हमेशा मदद करता है और भारत को आंच नहीं आने देता है। इसी वजह से आज देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में एक गौरवशाली इतिहास बना रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्हें अनेक पुरस्कार मिला है। ये सामंजस्य और शांति की, देखिए जो काम झगड़ों से नहीं होता वो शांति से, प्रेमता से होती है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी सीखने की जरूरत है कि कभी भी गुस्सा आए तो उस पर कंट्रोल करें और ज्यादा से ज्यादा सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करें। आज जो है वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो भारत की सराहना हो रही है, क्योंकि भारत के पास मित्र भले कम हो लेकिन जो भी है वो दमदार है।
ठीक है, इसलिए हम सबको भी जिंदगी में मित्र कम ही हो, लेकिन वो दमदार और शानदार होनी चाहिए जो वक्त आने पे काम दे। अब बात करते हैं फ्यूल की। तो फ्यूल जो है हमारे देश में अनेक प्रकार के टेक्निकली ऊर्जा की आवश्यकता है। डे बाय डे जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं साधन की आवश्यकता पड़ेगा, बिजली की आवश्यकता पड़ेगा, पानी की आवश्यकता पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगा। और सब किससे चलेगी? सब जो चलने वाला है वो बिजली से, और बिजली किससे चलेगी? तो वो चलेगी फ्यूल से। तो फ्यूल के लिए जो है अनेक प्रकार के स्थापित होता है। तो फ्यूल का बात किया जाए तो एक बैरल में 159 लीटर फ्यूल होता है। एक बैरल में कितना होता है बाबू? ये एक बैरल हुआ है, क्या है ये? एक बैरल है, इसमें जो फ्यूल होती है 159 होती है। तो एक बैरल एक दिन का खर्च है। कितने दिन का खर्च है बाबू? एक दिन का। भारत के 1 लाख बैरल पर डे खर्च होता था, वहां जो है अमेरिका ने, यूक्रेनी, ये सब जो है यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज ने इस पे भारत को धमकाया, बताया कि अरे क्या करता है इतना फ्यूल, ठीक है, उस पर रोक लगाने की कोशिश किया तो भारत ने ऑर्डर मार दिया। तो भारत ने बढ़ा करके 19 लाख बैरल पर डे का खर्च बढ़ा दिया, और इस तरह से खर्च जो है डे बाय डे बढ़ने लगी, और टेक्नोलॉजी इस सब साधन का भरपूर यूज होने लगा है। डे बाय डे 30 करोड़ लीटर खर्च होती है, ठीक है। तो इस तरह से फ्यूल हमारे देश में खर्च हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हाईटेक होते जा रहा है, अनेक प्रकार के साधन होते जा रहे हैं, बिजली, पानी, ये सब की आवश्यकता कभी रुकने वाला नहीं है। जब जनसंख्या कम नहीं हो सकती, क्या जनसंख्या डे बाय डे बढ़ेगा या घटेगा? तो आप लोगों का जवाब आएगा कि बढ़ेगा। और डे बाय डे जब बढ़ेगा जनसंख्या तो कहीं ना कहीं उसको चाहिए ना, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सब कुछ चाहिए। तो डे बाय डे इसकी तकनीक बढ़ती जा रही है। इसके लिए जो है अनेक प्रकार के शिप को डेवलप किया जा रहा है, जो हमारे देश के साधनों को विकसित करे, फ्यूल को विकसित करे। बात किया जाए तो $300 जो है बिलियन डॉलर की बजट से जो है रूस, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी को भी दुनिया में जो है इसे बहुत ही कॉर्पोरेट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, जो देश को सोने की चिड़िया बनाने की फिर से अलख जग सके, ठीक है। तो ज्योत से ज्योत जगाते चलना है, और शिक्षा की गहनता से प्रचार प्रसार के साथ साथ साधन को डेवलप करते चलना है, तभी जाकर के भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा, ठीक है। जीडीपी की बात किया जाए तो अभी जो है 8.8 जो है ये खर्च होती है हमारे देश की एयरपोर्ट में, ठीक है, और शिप में, जहाज में 8.6% जो है गति में, एयरपोर्ट यानी कि हवाई जहाजों में, ये जो शिपों में, ठीक है, पानी वाले जहाज में ये खर्च होते हैं। उसी तरह बात किया जाए फाइनेंस की, तो फाइनेंशियली जो है वर्ल्ड में जो भी हो, लेकिन भारत में 8.7% की खर्च है। उसी तरह बात किया जाए बिजली की ओर, तो बिजली में 6.6% की दर पे इस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह जो है जीडीपी की बात किया जाए तो 10.9% की दर से जीडीपी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह जो है पूरी दुनिया में भारत की गौरव के साथ साथ उससे खर्च और युद्ध के विराम अवस्था को भी समझा जा रहा है। इस प्रकार जो है भारत का मान सम्मान उच्च हो, हम सबको भी बढ़ना है और इसे सहयोग देकर के भारत को आगे बढ़ाना है। जय हिंद। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।